So hello guys, welcome to Paramount Sport. In this video, we going to discuss about antiviral. तो आज हम पढ़ेंगे कि वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आफ्टर डेट वायरल इन्फेक्शन के कौन कौन से हम कॉमनली सिम्टम्स वगैरह देखते हैं और रूट उसके ट्रांसफर की। और फिर हम पढ़ेंगे किसी भी वायरल रेप्लिकेशन के कोई 7 स्टेप्स। तो इन 7 स्टेप्स में बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन हमको होता है और डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे। एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल एजेंट। तो इसमें काफ़ी सारी क्लासेस हैं और काफ़ी सारी ड्रग्स हैं, वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो उसके हम स्ट्रक्चर्स, सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड हम उनके सार भी पढ़ेंगे। सो यही सब पढ़ेंगे अब आज हम इस लेक्चर में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक न्यूक्लिक एसिड होगा जिसमें सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए होगा। एंड आफ्टर दैट एक हमारे पास प्रोटीन कोटिंग होगी जिसको हम कैप्सिड के नाम से बोलेंगे, और समटाइम आउटर लिपिड एनवेलप भी होगा। एक फुल्ली असेंबल इंटरफेक्शियस वायरस होगा जिसको हम बोलते हैं वायरियोन। ठीक है, उसके बाद कुछ क्रूशियल वायरस स्पेसिफिक एंजाइम्स होंगे इसके अंदर, और ये ओनली विजिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये सारे उसके स्पेसिफिकेशंस हैं। और अगर हम डायग्राम में बात करें तो एनवेलप प्रोटीन सबसे आउटर में, ये जो प्रोटीन का पार्ट है। एंड एनवेलप भी एक लेयर है। वायरल जीनोम जिसमें सारा डीएनए आरएनए प्रेजेंट है। न्यूक्लियोसाइड और वायरल टेगुमेंट, तो ये सारा इसमें स्ट्रक्चर है। तो ये सारे वायरल इन्फेक्शन हमारे पास होते हैं, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, फ्लू, हर्पिस, HIV एड्स और HPV। सो ये सारे हमारे वायरल इन्फेक्शन के अंदर ही आते हैं। और ये ट्रांसफर कैसे होता है? स्किन कॉन्टैक्ट से हो सकता है। रेस्पिरेटरी मतलब हम रेस्पिरेशन करते टाइम भी हो सकता है किसी से। फीकल के थ्रू भी होता है, फीकल कंटामिनेशन हो जाती है जब। ओरली भी हो सकता है, कोई डेयरी प्रोडक्ट से, तो उनसे हो सकता है। और सेक्सुअल हो गया, इंसेक्ट वेक्टर, एनिमल बाइट। सो काफ़ी सारे इनके रीजंस हैं। एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वायरल रेप्लिकेशन होता क्या है, उसके प्रोसेस क्या है। पहला क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि वायरस है होस्ट सेल से कनेक्ट होगा। ठीक है, आफ्टर दैट पेनिट्रेशन होगा। पेनिट्रेशन मतलब वायरस सेल के अंदर चला जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि पहले क्या हुआ कि आपका कांटेक्ट हुआ किस किस का? वायरस का और होस्ट सेल का। होस्ट सेल क्या होता है? जैसे अगर हमारी बॉडी में हो रहा है तो हमारे जो सेल्स हैं वो होंगे होस्ट सेल। मतलब जिस एनिमल के अंदर हो रहा है, जिस सेल के ऊपर हो रहा है, उसको बोलते हैं होस्ट सेल। ठीक है, एडजॉर्प्शन हो गई, फिर पेनिट्रेशन हो गई। पेनिट्रेशन मतलब वो सेल के अंदर चला गया, आप देख सकते हो अंदर चला गया वो। उसके बाद अनकोटिंग होती है। अनकोटिंग में क्या होता है? सेल एंजाइम स्ट्रिप्स ऑफ द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस एंड एक्सपोज द जीनोम। तो हमने पढ़ा था प्रोटीन की कोटिंग होती है, तो उसे क्या करेगा, ये वाली जो प्रोटीन है उसको स्ट्रिप ऑफ मतलब उसको थोड़ा तोड़ेगा और उसका जो जीनोम है उसको एक्सपोज कर देगा। तो आप देख सकते हो कि उसकी जो कोटिंग है वो हल्की हल्की मिट रही है, और ये सारा प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है आपका डीएनए से एमआरएनए का बनना। उसके बाद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होता है एमआरएनए टू प्रोटीन। उसके बाद ये कराएगा असेंबली। असेंबली क्या होता है? अब नया मॉलिक्यूल बनाए तो उसको एक वायरल कोटिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और फिर रिलीज कर देगा नए वायरस को। सो ये सारे होते हैं इसके स्टेप्स। सो इसमें आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे जो नया वायरस है यहाँ पे ये असेंबली का प्रोसेस हो रहा है, और इसने फिर लास्ट में रिलीज कर दिया नए वायरस को। फिर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो पहला है डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो इसमें प्योरिन एनालॉग और pyrimidine एनालॉग। सो प्योरिन एनालॉग का है ए साइक्लोविर और गैन साइक्लोविर, और pyrimidine एनालॉग का है आइडोक्सियुरिडिन और टाइफ्लुरिडिन। उसके बाद एमआरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर की मतलब डीएनए से आरएनए। अगर आरएनए नहीं बनेगा तो फिर वो उसका वायरस की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। सो हम पढ़ के आ रहे हैं एंटीवायरल एजेंट पढ़ रहे हैं, मतलब जो वायरस की ग्रोथ को रोके। तो ये सारे तरीके उसकी ग्रोथ को रोकने की, कि डीएनए पॉलीमरेज को हम इनहिबिट कर दें, एमआरएन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें जो करता है रिबाविरिन, या फिर हम क्या करेंगे, इनहिबिशन कर देंगे पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग। मतलब अगर वो इसके अंदर ही नहीं आ पाएगा तो वो बढ़ेगा ही नहीं आगे, उसको इनहिबिट कर देंगे।
जिस जो करेगी एमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड, रिमांटाडीन हाइड्रोक्लोराइड, ये दो ड्रग है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए, और रिवर्स मतलब हो गया एमआरएनए से डीएनए। सो ये क्यों जरूरी है रिवर्स वाला? नॉर्मली होता नहीं हमारे अंदर, पर इनके अंदर होता है, ये फंगस वगैरह और वायरस के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि जब ये डीएनए से आरएनए बन गए, आरएनए से प्रोटीन बन गए, ठीक है, ग्रो कर दिया सेल। अब ग्रो के बाद जब नया सेल डेवलप होगा, जब ये रिलीज करेंगे नए सेल को, क्योंकि आपको पता है कि इनको अपने नंबर बढ़ाने पड़ते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो ऐसे नंबर ऑफ वायरस बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा अपने जो न्यू बोर्न वायरस है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, मतलब प्रोटीन से एमआरएनए बनाना पड़ेगा और फिर एमआरएनए से डीएनए बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नई सेल डेवलप करने के लिए। अब जैसे आप इसमें समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे से ये बहुत सारे बन गए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक टुकड़ा बाहर निकला प्रोटीन का। अब प्रोटीन क्या हुआ, एमआरएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ, जो होगा रिवर्स ट्रांसलेशन, और रिवर्स ट्रांसलेशन के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, वो दोबारा डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा नए बैक्टीरिया बनने के लिए, ठीक है। तो अगर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी तो उसका नंबर ऑफ सेल जो मल्टीप्लिकेशन है वो रुक जाएगी। तो वो करेगा जिडोबुडीन, लिमोबुडीन और डिडानोसिन, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज जैसा कि नाम बता रहा है, प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को तोड़ना। एज होता है एंजाइम, जिसके पीछे भी ये एज एज लग रहा है, सारे एंजाइम्स होते हैं। सो प्रोटीन को जो तोड़ेगा उसको इनहिबिट कर देंगे। अब आपको पता होगा यहाँ पे आके क्या हुआ था, अंदर तो आ गया था, फिर जब सेकंड स्टेप था वो था प्रोटीन का तोड़ना, नहीं थर्ड स्टेप था वो था प्रोटीन का तोड़ना। सो जो अगर प्रोटीन नहीं टूटेगा, अनकोटिंग ही नहीं होगी, तो वायरस अपना जिनोम नहीं रिलीज कर पाएगा, और अगर वायरस अपना जिनोम रिलीज नहीं कर पाया तो वो आगे सेल ग्रो नहीं कर पाएगा। सो प्रोटीएज इनहिबिटर भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है कि उसकी जो कोटिंग है उसको टूटने नहीं देगा, उसको अनकोटेड फॉर्म में ही पड़ा रहेगा वो, और आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। सो हम उसकी प्रोटीन कोटिंग को टूटने से भी रोक सकते हैं। सो दोबारा डिस्कस करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज में क्या होगा कि डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। एमआरएनए सिंथेसिस में क्या होगा कि वो आगे डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। थर्ड हम कैसे करेंगे कि उसकी पेनिट्रेशन अनकोटिंग, मतलब उसको सेल के अंदर आने से ही रोक दे। एंड जो ये था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, मतलब जो नए बोर्न जो वायरसेस होते हैं उसको बनने से रोकेगा, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरस, ठीक है। जब ही तो एमआरएनए से डीएनए की जरूरत पड़ेगी नए वायरस में। उसके बाद प्रोटीज इनहिबिटर की मतलब जो अनकोटिंग हो रही है उसको रोकेगी, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, क्योंकि मेडिसिनल में स्ट्रक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्योरिन एनालॉग, अब इसमें ए साइक्लोविर काफी हद तक सेम होता है ग्यानोसिन के जैसा। अगर आपको ये सारे एनालॉग्स याद है, प्योरिन पिरिमिडिन एनालॉग याद है, तो आपके लिए स्ट्रक्चर काफी आसान हो जाएंगे याद करने। तो ये है ग्योनोसिन का कॉपी। एंड ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इसमें क्या होगा, ए साइक्लोविर कन्वर्ट होगा ए साइक्लोविर मोनोफॉस्फेट में, और फिर ये अगेन कन्वर्ट होगा ए साइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में। ये इसका एक्टिव फॉर्म है, और ये इनहिबिट करेगा हर्पिस वायरस डीएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। और जो यहाँ पे एंजाइम लग रहे हैं वो लग रहे हैं थायमिडीन काइनेज और लग रहे हैं सेलुलर काइनेज। उसके बाद सिंथेसिस में बात करें तो यहाँ पे जो ये है 2 अमीनो एच प्यूरिन ओन, तो ये क्या करेगा, इसमें हम ये याद कर ये डाल रहे हैं क्लोरोमिथोक्सी इथाइल बेंजोएट। सो इसमें इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे एच को रिप्लेस करके ये पूरी साइकिल यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी। फिर हम जब इसमें NOH डालेंगे, सो क्या होगा कि जो इसके बाद वाली साइकिल है वो सारी टूट जाएगी, COONA, तो ये सारा टूट जाएगा और ये बन जाएगा ए साइक्लोविर। उसके बाद नेक्स्ट है गैन साइक्लोविर, तो ये है प्यूरिन एनालॉग, और ये उसका ये है कि गैन साइक्लोविर मोनोफॉस्फेट, MP मतलब मोनोफॉस्फेट, और GCV होता है शॉर्ट फॉर्म है गैनो साइक्लोविर की। मोनो से डाइफॉस्फेट बन गया, और डाई से बन गया ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है प्रोटीन काइनेज, और यहाँ पे लग रहा है सेलुलर एंजाइम्स। फिर हम जो नेक्स्ट कैटेगरी थी, जो मतलब नेक्स्ट सब ग्रुप था, वो था pyrimidine एनालॉग का, जिसमें आइडोक्स यूरिडिन। सो ये क्या है, फर्स्ट ये क्या करेगा, फोस्फोराइलेटेड बाय द होस्ट सेल टू एन एक्टिव ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। सो जिसकी एक्टिव फॉर्म है वो भी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म है, और ये उसका स्ट्रक्चर है। और फोस ये जो
phosphorylated drug is incorporated during viral nucleic acid synthesis by the fold sparing system that replace thymidine. दिस रिजल्ट इन चेन टर्मिनेशन। तो थाइमिडीन को ये मेनली रिप्लेस करेगा और खुद एक्ट करेगा। फिर है फोस्कारनेट। सो फोस्कारनेट क्या है गाइस? फोस्कारनेट है मिमिक ऑफ एनाइन पायरोफोस्फेट। सो ये आपका एनाइन पायरोफोस्फेट है और ये आपका ड्रग है। ठीक है, तो काफी हद तक ये पूरा ही मिमिक है। और ये क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा। ठीक है, पर डीएनए पॉलीमरेज जो ह्यूमन का है उसको अफेक्ट ना करे, मतलब हम उस कंसंट्रेशन में ये उसको रोकेगा, मतलब उस कंसंट्रेशन में देंगे कि वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल ना हो। फिर अगर हम बात करें एमआरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर की, तो वो है रिबाविरिन। इट इज अ गुआनिसाइन एनालॉग। तो गुआनिसाइन एनालॉग है जो स्टॉप करेगा वायरल आरएनए सिंथेसिस को एंड वायरल आरएनए कैपिंग। ठीक है, तो रिबाविरिन एक प्रोड्रग है। सो मेटाबोलाइज होगा तो वो प्योरिन आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करेगा। तो ये सारा उसका गुआनिसिन है और ये उसका स्ट्रक्चर है, तो काफ़ी सारा सिमिलर है। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तो इसमें जिडोबुडिन और लिमिबुडिन ये उसके स्ट्रक्चर है और ये थाइमिडीन का मिमिक कर रहा है और ये साइटिडीन की मिमिक कर रहा है। अगर आपको थाइमिडीन गुआनिसिन अगर आपने को याद है 12th क्लास के, तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेज इनहिबिटर। अब इंटीग्रेज क्या है? इंटीग्रेज वो एंजाइम है जो क्या करेगा? इंसर्ट कर पाएगा वायरल जीनोम को डीएनए में। ठीक है, अब अगर वायरल जीनोम है मतलब जो वायरस का जीनोम है, मतलब जो वायरस का डीएनए है, वायरस का आरएनए है, उसको इंसर्ट करवाएगा हमारे डीएनए में, नॉर्मल सेल के डीएनए, नॉर्मल सेल के आरएनए में। तो अगर वो इंसर्ट नहीं होगा तो वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेज इनहिबिटर भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद इनहिबिशन ऑफ वायरल पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग, कि वो सेल के अंदर ही एंट्री बंद हो जाएगी उसकी। तो उसको अमेंटिडिन हाइड्रोक्लोराइड और रिमेंटिडिन हाइड्रोक्लोराइड। सो अमेंटिडिन यूज टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा ए इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो उसके बाद अमेंटिडिन बाइंड करेगा वायरल मेम्ब्रेन प्रोटीन M2 के साथ और ये उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद करने मेडिसिनल में। उसके बाद ये सार की बात करें तो अल्फा मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ एमेंटिडिन प्रोड्यूस रिमेंटिडिन। तो अगर हम अल्फा मिथाइल डेरिवेटिव होगा तो वो बन जाएगा रिमेंटिडिन। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ अमाइनो ग्रुप विद OH SHCN और हेलोजन प्रोड्यूस इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो अगर हम OH अगर हम जो रिप्लेस करेंगे अमीनो ग्रुप को विद OH SHCN के साथ, तो ये उसका अमीनो ग्रुप है। और अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे इन कंपाउंड्स के साथ तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर एंड रेशमिक मिक्सचर ऑफ रिमेंटिडिन आर इक्वली एक्टिव। सो ये जो रेशमिक मिक्सचर है और ऑप्टिकल आइसोमर है वो इक्वली एक्टिव है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा A2 इज मोर ससेप्टेबल टू एमेंटिडिन स्पाइरो एस पायरोलिन डेरिवेटिव। सो ये तो बात हुई उसके सार के बारे में। सो यही था गाइस इस वीडियो में आज, and I hope you like it, and if you like the video give us a like button, and if you are new here join us by subscribing the channel. Thank you guys, we will meet in our next